नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 परीक्षा धाम MPPSC की यूनिट 7। तो ये इसका तीसरा संस्करण है जो 2024 में आया है। इसमें 13 भागों में बांटा है। इसको 13 चैप्टर हैं और अपन को 13 दिन लगेंगे इसको ख़त्म करने में। तो सबसे पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की शाखाएं एवं प्रारंभ विज्ञान। नंबर 2 रसायन विज्ञान की शाखाएं एवं प्रारंभ विज्ञान। भौतिकी की शाखाएं एवं प्रारंभ विज्ञान। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धि। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी एवं उनके क्षेत्र में भारत की उपलब्धि। मानव शरीर संरचना, पोषण आहार, पोषण तत्व एवं कुपोषण। मानव रोग, संक्रामक रोग, अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया। स्वच्छता नीति एवं कार्यक्रम एवं स्वच्छता सूचक। सतत विकास की अवधारणा एवं SDG। पर्यावरणीय कारक एवं जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। आयोग द्वारा पाठ्यक्रम भी यही है। देखिए अब करते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं एवं प्रारंभ विज्ञान। विज्ञान की शाखाओं में ये आएंगी जीव विज्ञान की शाखाएं, भौतिकी की शाखा एवं रासायनिक विज्ञान की शाखाएं। तो अपन विज्ञान की शाखा में सबसे पहले जीव विज्ञान की शाखाएं एवं प्रारंभ विज्ञान पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान की शाखा में सबसे पहले पढ़ेंगे जीव विज्ञान। वे शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के विस्तृत अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में व्यवस्थित करने का श्रेय अरस्तु को दिया गया है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क फ्रांस एवं ट्रेविरनस जर्मनी नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया है। जीव विज्ञान की शाखाएं। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक वर्ग में यूकेरियोटिक और परपोषित जीव शामिल हैं। इनके गुण जंतुओं तथा पादप से जरूर मिलते हैं, परंतु अधिकतम गुण पादप से मिलने के कारण इसे वनस्पतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यह परजीवी और मृतोजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक के उदाहरण है मशरूम, पेनिसिलियम ईस्ट। तो दोस्तों देखिए, इसमें इसको जरूर याद रखना, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और ये परजीवी और मृतोजीवी होते हैं। आगे चलते हैं। फाइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सामान्यतः नमी स्थल और समुद्री जल में पाए जाते हैं। वर्णक के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: हरा शैवाल, लाल शैवाल और भूरा शैवाल। हरे शैवाल ये हरे रंग के होते हैं, इसे क्लोरेला उदाहरण में। लाल शैवाल लाल रंग के होते हैं और ट्राइकोस्थेयम एरिथ्रियम। और भूरा शैवाल ये भूरे शैवाल होते हैं, जैसे लिमिनेरिया। शैवालों से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य, तो इसमें से कुछ को याद रखना। जैसे सबसे बड़े आकार का शैवाल मैक्रोसिस्टम। अंतरिक्ष शैवाल के नाम से क्लोरेला को जाना जाता है और ये हरे रंग का होता है। कछुओं की पीठ पर पाए जाने वाला शैवाल है प्रोटोडर्मा। घोंघे की पीठ पर पाए जाने वाला शैवाल है क्लोडोफोरा। हाइड्रा के अंदर पाए जाने वाला शैवाल है जूक्लोरेला। आइसक्रीम के बनाने में उपयोगी शैवाल अगर अगर है और समुद्री हालात के नाम से प्रसिद्ध शैवाल अल्वा है। भूमि को उपजाऊ बनाने वाला शैवाल नॉस्टक है और भालू के ऊपर पाए जाने वाला शैवाल स्लोथ है। सत्य शैवाल के नाम से प्रसिद्ध शैवाल है यूमेटस।
आयोडीन के निर्माण में सहायक शैवाल है लैमिनेरिया। मलेरिया उन्मूलन में सहायक शैवाल है नाइटेल। इसको बार बार रिवीजन करना, तब आपको अच्छे से याद होगा। वैसे भी MPPSC में बोलते हैं कि कम से कम 10 बार तो एक चीज़ पढ़ना चाहिए। लाइकेनोलॉजी, लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को लाइकेन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी लाइकेन कहलाता है। कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। लिटमस पेपर लाइकेन के बनते हैं। वेरी IMP, लिटमस पेपर लाइकेन के बनते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते, तो ये भी वायु प्रदूषण के सूचक है। अगर वायु प्रदूषण जहाँ होगा वहाँ लाइकेन नहीं होंगे। अब है एक्थियोलॉजी। एक्थियोलॉजी से वर्ग अध्ययन एक्थियोलॉजी कहलाता है। मत्स्य जलीय जंतु होते हैं। इनका श्वसन गलफड़ों के माध्यम से होता है। ये असमतापी होते हैं। इनमें हृदय कक्षों की संख्या 2 होती है। इनमें एकल रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वह दरअसल इन जो संतुलन बनाए रखने में मच्छी की सहायता करता है। मत्स्य वर्ग के उदाहरण शार्क, एकोलियोडोन, टारपोड, हिप्पोकैम्पस, गम्बूसिया, स्टोनफिश, रोहू, कतला मछली है। कुछ मछली जो परीक्षा में जाल में फंसाती हैं क्योंकि मछलियाँ होते हुए अन्य वर्ग में शामिल हैं। देखो, व्हेल मछली स्तनधारी वर्ग में शामिल है। डॉल्फिन में स्तनधारी वर्ग में है। कैटल फिश मोलस्का वर्ग में, स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा में, जेलीफिश सिलेंट्रेटा में है और सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा वर्ग में शामिल है। अब आते हैं हर्पेटोलॉजी। सरीसृप और उभयचर के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। सरीसृप पृथ्वी पर पहले स्थलीय जंतु हैं। इनकी प्रमुख विशेषता रेंग कर चलना है। इसमें श्वास, त्वचा और फेफड़े तो से होता है। इसमें हृदय कक्षों की संख्या 3 होती है, मगरमच्छ अपवाद है, इसमें 4 होती है। इनमें अश्रुग्रंथि अनुपस्थित होती है। कुछ सरीसृपों में लैंगिक निर्धारण तापमान के आधार पर निर्धारित होता है। सरीसृप में जंतुओं में अंतःनिषेचन होता है। सरीसृप वर्ग के उदाहरण अजगर, ऐसा सांप जिसमें जहर नहीं पाया जाता। डायनासोर, जुरेसिक विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप था। कोमोडो ड्रैगन वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप। किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला व दूसरे सांपों को खाने वाला। मगरमच्छ एकमात्र सरीसृप जिसके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। इसमें तापमान के आधार पर निम्न लिंग का निर्धारण होता है। नंबर 6 ब्रेटाकोलॉजी। उभयचरों के अध्ययन को ब्रेटाकोलॉजी कहा जाता है। उभयचर स्थलीय एवं जलीय होते हैं। इसमें मत्स्य वर्ग और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी कहा जाता है। उभयचर को सरीसृप और मत्स्य वर्ग के बीच की कड़ी कहा जाता है। कुछ उभयचरों में श्वसन त्वचा से, कुछ में गलफड़ों से के द्वारा होता है। इनमें हृदय कक्ष की संख्या 3 होती है। उभयचरों में बड़ा कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। ये शीतकाल में शीतनिद्रा में चले जाते हैं। इन वर्ग के जीवों में सर्वप्रथम जीभ का विकास होता है। उभयचर के उदाहरण मेंढक, इसका वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। मेंढक के बच्चे को टैडपोल कहते हैं। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है और मेंढक के बच्चों को टैडपोल कहते हैं।
हाइला, इसे ट्रीफ्रॉग के नाम से जाना जाता है। इनको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। नंबर 7, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों में श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है। इनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ये समतापी होते हैं। इसका अग्रभाग सामने वाले पंखों में रूपांतर होता है। पक्षी वर्ग का वर्गीकरण। पैलियोगायनेथो, ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते जैसे शुतुरमुर्ग, कीवी, इबू। नेओगायनेथी, ऐसे पक्षी जो उड़ सकते हैं जैसे कबूतर, कौवा, चिड़िया। सबसे तेज दौड़ने पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्विफ्ट। उल्टा उड़ने वाला पक्षी हिमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हिमिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। मैमालोजी। स्तनधारी सर्वाधिक विकसित वर्ग है। इसमें श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है और स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। ये समतापी होते हैं। स्तनधारी वर्ग 3 उपवर्गों में बांटा गया है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया से स्तनधारी जो अंडे देते हैं, उदाहरण एकिडना प्लेटिस। मेटाथीरिया ऐसे स्तन जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, कंगारू। यूथीरिया ऐसे स्तनधारी जो पूर्व विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, उदाहरण मानव। मानव यूथीरिया में आता है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी जंतु हाथी है। सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु व्हेल मछली है और सबसे बड़ा स्तनधारी जलीय जंतु व्हेल मछली है। चलो स्तनधारी पढ़ रहा। अब एंथोलॉजी। एंथोलॉजी पशुओं के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पशु का मुख्य कार्य पौधों के लिए प्रजनन और बीज का निर्माण करना है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया अर्नोडाई है। विश्व का सबसे छोटा पुष्प बोल्फिया है। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, जयांग, पुमांग, बृहदलपुंज और दलपुंज। बृहदलपुंज पुष्प का सबसे भारी चक्र है। दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र बृहदलपुंज के अंदर स्थित होता है। पुमांग एक पुष्प का नर भाग होता है जिसमें शेष भाग को परागकोश कहा जाता है। जयांग पुष्प का मादा भाग होता है। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी में आते हैं पपीता, मक्का और द्विलिंगी में आते हैं सरसों, गुड़हल। नंबर 10, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फल का निर्माण अंडाशय में होता है। सॉरी, वो बार बार पीडीएफ इधर उधर हो जाता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फल का निर्माण अंडाशय में होता है और परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। सत्य फल, जब फल के निर्माण केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो इसे सत्य फल कहते हैं। उदाहरण आम, टमाटर, अंगूर, केला। असत्य फल, कभी कभी अंडाशय, पुष्पासन, बृहदल आदि भाग लेते हैं तो उसे असत्य फल कहते हैं। उदाहरण सेब फल, काजू, नाशपाती। अब पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। एक प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेंच वैज्ञानिक बिसेट ने किया था। जाइलम। जाइलम का मुख्य कार्य जल और खनिजों का संवहन करना है। ये जल और खनिज लवण को
पौधों के विभिन्न भाग में पहुंचाते हैं। और फ्लोएम पत्तियों से भोजन सूर्य के प्रकाश से पत्तियों को भोजन तैयार करके पौधों के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। अब पढ़ेंगे अनुवांशिकी। अनुवांशिकी वंशगत लक्षणों का अध्ययन अनुवांशिकता कहा जाता है। मतलब वंश में जैसे अध्ययन आए, जैसे मम्मी अगर थोड़ी सांवली है तो बच्चे सांवले होंगे, पापा गोरे हैं तो बच्चे गोरे होंगे। जैसे कुछ भी, जैसे कोई तिल है वो बच्चों पे आ गया सेम सेम, ऐसे वंशों में जो लक्षण चलते हैं वो। ग्रेट जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम योहान था। ग्रेट जॉन मेंडल ने 1857 में मेंडल के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का उपयोग किया था। अनुवांशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं। नंबर नेक्स्ट, विषाणु विज्ञान। विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान कहा जाता है। विषाणु विज्ञान की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने की थी। विषाणु की खोज 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग के कारण खोज करते समय हुई थी। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में की गई। एक कुछ पॉइंट अच्छे से याद करने लेना। विषाणु सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पादप विषाणु। इसमें न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है। उदाहरण TMV, टोमेको मोज़ेको वायरस। जबकि जंतु विषाणु, इनमें न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः DNA और RNA दोनों हो सकते हैं, कभी कभी RNA और DNA। उदाहरण इन्फ्लुएंजा वायरस। बैक्टीरियोफेज, ये केवल जीवाणु के ऊपर स्थित रहते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में DNA पाया जाता है। उदाहरण टीटूफेज। जीवाणु विज्ञान। नेक्स्ट, जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। जीवाणु एक कोष के जीव हैं जो एकल या समूह में पाए जाते हैं। जीवाणु की खोज 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यू वैन हॉक ने की थी। ल्यू वैन हॉक को ही जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु का नाम दिया। लुई पाश्चर ने रोगों के जन्म मत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वैज्ञानिक लिस्टर ने जीवाणु के संबंध में प्रतिरोध मत को प्रस्तुत किया। सामान्यतः जीवाणु बैक्टीरियोलस, कोकस, स्पिरुलिना, हेलिकल और कॉमा आकृति में पाए जाते हैं। जीवाणुओं के उदाहरण राइजोबियम, दलहनी फसलों के गांठ में उपस्थित लैक्टोबैसिलम, दही के निर्माण में सहायक। जंतु विज्ञान संबंधित अन्य शाखाएं हैं। जंतु विज्ञान, जीवित एवं मृत जंतुओं के अध्ययन। ओफियोलॉजी या सर्पेटोलॉजी, सांपों के अध्ययन या सरीसृप विज्ञान की एक शाखा। आर्कियोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन। बायोकेमिस्ट, जीव शरीर की रासायनिक संरचना का अध्ययन। एंथोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। मायोलॉजी, पेशियों का अध्ययन। अस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। कांडोलॉजी, उपास्थियों के अध्ययन। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। फाइलोजेनी, जीवों को विकासवादी विकास का अध्ययन। टैक्सोनोमी, वर्गीकरण का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी, मानवता का समग्र विज्ञान का सामाजिक अध्ययन। विरूपता विज्ञान, उसमें पाई जाने वाली जन्मजात विरूपताओं का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन। हेप्टोलॉजी, यकृत का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन। जेरोंटोलॉजी, आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन। प्राइमेटोलॉजी, मानव जीव प्रजातियों का अध्ययन। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन। टेलोलॉजी,
जीवों के उपाश्रित लक्षणों का अध्ययन। वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, वो जीव विज्ञान की शाखाएं थी, अब वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। पादप आकार एवं बनावट का अध्ययन। पादप वर्ग की पादों के विभिन्न जातियों की खोज, वर्ण पहचान, वर्गीकरण एवं नामकरण। कोशिका अनुवंशिकी, कोशिकांग, कोशिका विभाजित की विधियों का अध्ययन। विकास, प्राणी और पादपों के विकास का अध्ययन। पादप पारिस्थितिकी, पादप एवं वातावरण को आपसी संबंध का अध्ययन। भ्रूण विज्ञान, लैंगिक जनन की विधि के युग्मक बनते हैं गर्भाधान के पश्चात भ्रूण का पूरा विस्तार का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, काष्ठ वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनियोलॉजी, पेड़ों के वार्षिकी वलय वायु का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी, घासों के अध्ययन एवं पालन। पैलियोबॉटनी, पादप जीवियों का अध्ययन। पिंडोलॉजी, मृदा संबंधी अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स, मृद विहीन पादप संवर्धन। इनको याद कर लेना दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण शाखाएं। इथेनोग्राफी, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन। फिलोलॉजी, भाषा की संरचना और विकास का अध्ययन। फिलेटली, डाक टिकटों के संग्रहण के अध्ययन। आइकोनोग्राफी, प्रतिभा और चित्रकार का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों या मुद्रा का अध्ययन। एपिग्राफी, शिलालेख का अध्ययन। सेलेनोलॉजी, चंद्रमा का अध्ययन। लिथोट्रिप्सी, पथरी के इलाज की चिकित्सा विधि। काइनेस्थेटिक्स, शरीर की भाषा का अध्ययन। कैलोलॉजी, मानवीय सुंदरता का अध्ययन। साइबरनेटिक्स, मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन। होलोग्राफी, किसी वस्तु के त्रिविमीय चित्र। क्रोनोलॉजी, समय एवं अवधि का अध्ययन। होरोलॉजी, समय का मापन विज्ञान। विभिन्न वर्गों के बीच की कड़ियाँ। यूग्लिना, जंतु और पादप के बीच की कड़ी। विषाणु, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। आर्क्योप्टेरिस, सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी। प्रोटिरोस्पेंजिया, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच की कड़ी। नियोपिलिया, मोलस्का और एनीलिडा के बीच की कड़ी। पेरिपेटस, एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी। पोथोथीरिया, सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी। बेलेनोग्लोसिस, अकशेरुक और कशेरुक के बीच की कड़ी। कुछ शाखाएं ये हैं दोस्तों। मैरीकल्चर, मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। एल्पीकल्चर, वन संवर्धन और एलोकल्चर का अध्ययन। ओलिकल्चर, जैतून का अध्ययन। हेलीकल्चर, घोंघे स्लेट का अध्ययन और मोरिकल्चर, शहतूत का उत्पादन। सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन। एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालन। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन। फ्लोरीकल्चर, फूलों का अध्ययन। वेटिकल्चर, अंगूर उत्पादन। वर्मीकल्चर, केंचुओं के पालन। हॉर्टिकल्चर, बागवानी। परमाकल्चर, सतत कृषि। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं व उनके जनक। जीवाश्मिकी, लियोनार्दो डी विंची। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, लिनियस। प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड जेनर। चिकित्सा शास्त्र, हिप्पोक्रेटस। कवक विज्ञान, माइकेली। जीवाणु विज्ञान, रॉबर्ट कोच। सूक्ष्मजीवी विज्ञान, लुई पाश्चर। भारतीय बायोलॉजी, SR कश्यप। अब जीव विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो जीव विकास, लेमार्डवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, पुनरावर्तन का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, DNA मॉडल, मेंडल के सिद्धांत, एक
जीन एक एंजाइम सिद्धांत, प्रचुरीकरण, अनमोलिक सिद्धांत, ये सब आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान में। तो चलो अब जानते हैं जीव विकास किसे कहते हैं। यहीं से शुरू है ना, यहीं से है। जीव विकास का शाब्दिक अर्थ होता है छिपी हुई वस्तु के बारे में समय समय पर हुए परिवर्तन को जानना। जीव विज्ञान की वे शाखा जिसमें जीव जंतुओं की उत्पत्ति, उनकी पीढ़ियों में हुई कृत्रिम परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जीव विकास के सिद्धांत को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1 लेमार्कवाद, नंबर 2 डार्विनवाद, नंबर 3 उत्परिवर्तनवाद, नंबर 4 पुनरावर्तन सिद्धांत, नंबर 5 ओपरेनिंग का आधुनिक सिद्धांत। समाचार के पन्नों से। मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड mRNA को न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर योगदान के लिए दिया गया। अब पढ़ेंगे लेमार्कवाद। लेमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक, लेमार्क की पुस्तक को आप देखना, फिलॉसफी जूलॉजिक में जीव विकास का सिद्धांत 1809 में दिया। लेमार्क ने जीव विकास के सिद्धांत 3 तत्वों पर बल दिया। नंबर 1 वातावरण का प्रभाव, नंबर 2 अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग, और नंबर 3 उपार्जित लक्षणों की व्याख्या। जीवों एवं उनके अंगों में निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिन पर वातावरणीय परिस्थितियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। इसमें लेमार्कवाद ने बताया कि जो उपयोग में आते हैं उनका ज़्यादा विकास होता है, तो कम होते हैं। जैसे जिराफ की गर्दन, पहले वो ज़्यादा चलने था तो वो नीचे करता, तो उसकी गर्दन टूटी थी। वही उपयोग जैसे सामानों से होती है, उसकी गर्दन बढ़ती गई। लेमार्कवाद को अंगों कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। लेमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के अनुसार जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशगत होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण जिराफ की लंबी गर्दन से। लेमार्क के अनुसार जिराफ लाखों वर्षों पहले एक सादा वन था। उस समय वहाँ घास का हरा मैदान था। बाद में मरुस्थलीय वातावरण के बदले प्रभाव एवं अन्य वातावरण कारणों से वहाँ घास की कमी हो गई, जिससे जिराफ को पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। पेड़ों की पत्तियों तक पहुँचने के लिए अंगुली, टांग और गर्दन लंबी होती गई और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशगत होकर वर्तमान जाति का स्थायी लक्षण बन गया। नंबर 2 सर्पों में पैर का न होना। नंबर 3 बतख पक्षी जलोत्पाद होना। नंबर 4 खरगोश व कुत्ते के कान पेशियों का अधिक विकसित होना। नंबर 5 सिद्धांत डार्विनवाद। अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबिन डार्विन ने जीव विकास के सिद्धांत को उनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में व्यक्त किया, जिसे डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद भी कहा जाता है। डार्विन के सिद्धांत को निम्न मतों के द्वारा समझाया जा सकता है। डार्विनवाद के मत जीवों के संबंध अधिक मात्रा में जीवों द्वारा संतानोत्पत्ति योग्यता की उत्तरजीविता, जीवों के मध्य संघर्ष,
जीव के बीच जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए संघर्ष गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। ये संघर्ष उनकी मृत्यु तक कभी भोजन या वर्चस्व के लिए चलता रहता है। इस संघर्ष में भी कुछ जीव हार जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। अधिक मात्रा में जीवों द्वारा संतानोत्पत्ति। पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न प्रकार जीव अपने जीवन काल में कई हजार बच्चों को जन्म देते हैं। यदि ये सभी जीव जीवित रहे तो पृथ्वी पर जीवों की भरमार हो जाएगी। पृथ्वी इन जीवों से भर जाएगी। इसलिए प्रकृति वर्ण के अंतर्गत कुछ जीव जन्म के साथ विभिन्न तरीकों से जाते हैं। इसके योग्यतम की उत्तरजीविता। इसके अनुसार वे जीव जो जीवन संघर्ष में जीतता है वही जीव प्रकृति में अस्तित्व रख पाता है। ये प्राकृतिक वर्ण के द्वारा होता है और संघर्ष में सफल वे जीव अपनी अगली पीढ़ी में अपने गुणों के स्थानांतरित करता जाता है। उत्परिवर्तनवाद। हॉलैंड के वैज्ञानिक हुगो डी बीज ने 1901 में नई जीव जातियों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक नया उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे नव-डार्विनवाद भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार नई जीव जातियों की उत्पत्ति जाति लक्षणों में क्रमिक विकास व अस्तर विभिन्नताओं के कारण नहीं होती, बल्कि एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप। यह निम्नलिखित परिक्रियाओं के परिणाम हैं। जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों की संरचना एवं संक्रामक परिवर्तन द्वारा विभिन्नताएं पुनरावर्तन करते हैं। इसके अनुसार किसी जीव की भ्रूण अवस्था उनके पूर्वजों की अवस्थाओं के समान होती है। ओपेरिन की आधुनिक सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति जीव रसायन के रूप में समुद्र में हुई है। जीवन के उद्भव में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिकों के हजारों वर्षों क्रिया का योगदान है। द्विनाम पद्धति। कैरोलस लीनियस द्वारा 1753 में द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया गया। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव अथवा वनस्पति का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द वंश का, दूसरा शब्द जाति का होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, जबकि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मैंगीफेरा वंश का नाम होता है और दूसरा इंडिका जाति का नाम है। अब आते हैं कोशिका सिद्धांत। मेजियस जेकब स्वीडन 1880 एवं थियोडोर स्वान ने 1849 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। सजीवों का जीवन एकल कोशिका से आरंभ होता है। सजीव का शरीर कोशिका तथा उसके पर बना होता है। सजीवों ऊतकों का निर्माण कोशिका से होता है। जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड कुछ नियमों का एक समूह है, जिसके उपयोग से जीवित कोशिकाएं जेनेटिक पदार्थों में उपस्थित जानकारी को प्रोटीन में बदलने का कार्य करती हैं। जेनेटिक कोड की विशेषता। जेनेटिक कोड प्राय सर्वमान्य होता है। ये 3 यूनिक न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है, जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं। यह अतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कॉमा रहित होता है। जेनेटिक कोड पद्धति में 43 बराबर 64 द्विगुणी संकेत शब्द होते हैं, जिन्हें कोडोन कहते हैं। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडन होता है। 64 कोडॉन में 3 कोडॉन UAA, UGA और UAG ऐसे होते हैं, जो किसी भी एमिनो एसिड को संकेत नहीं देते। इनमें समापन कोड होता है
AUG अमीनो एसिड को प्रारंभिक कोडॉन कहते हैं। DNA मॉडल जैविक कोशिका के अनुसूत्रों में पाए जाने वाले संरचना को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल DNA कहते हैं। इसकी संरचना घुमावदार सीढ़ीयुक्त होती है। DNA में आनुवंशिक जीन लिपटे रहते हैं। जेम्स ग्रेम वॉटसन क्रिक को DNA अणु के द्विगुणित संरचना की खोज कर 1862 नोबेल पुरस्कार दिया गया। DNA अणु त्रिविमीय होता है और 2 तंतुओं से बना होता है जो कि एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होते हैं। मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांत ग्रे जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम योहान था। इन्होंने चर्च के पादरी बनते समय अपना नाम ग्रेगर कर लिया। पादरी बनते समय ग्रेगर जोहान मेंडल ने 57 मेंडल के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। आनुवंशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। माता पिता के गुणों का अपने बच्चों में आनुवंशिकता का रूप है। मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रमुख 3 नियम प्रतिपादित किए हैं: प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपवाहन का नियम। पृथक्करण के नियम को यौगिकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बीडल और टेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन 1941 में किया। इस सिद्धांत के अनुसार जीन एंजाइम का उत्पादन करते हैं और एक जीन एक ही एंजाइम के लिए उत्तरदायी होता है। जीन जीवों के गुणसूत्र में पाए जाने वाली क्रिया की इकाई है। जोहानेस ने 1919 जीन शब्द का प्रयोग किया। रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाने वाले जैविक उत्प्रेरक को एंजाइम कहा जाता है। या रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले जैविक उत्प्रेरक को एंजाइम कहा जाता है। प्रचुरीकरण दूध के निर्जमीकरण की प्रक्रिया है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी। इसमें दूध को 65 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात से शीतलता से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर लिया जाता है, जिससे दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जीव विज्ञान संबंधी प्रमुख खोज एवं वैज्ञानिक फंग विटामिन का नामकरण मैकुलर ने विटामिन ए और बी का नाम रखा। हल्फर जेम्स लिंग विटामिन सी, हॉपकिंस ने विटामिन डी, हार्बर्ट इवांस ने विटामिन ई, हेनरिक ने विटामिन के, बेलिस अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने हार्मोन और प्रोटीन के, जे मुल्डर, क्रिश्चियन बर्नार्ड के हृदय प्रत्यारोपण, बर्टन लिलीहेई के ओपन हार्ट सर्जरी और टोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया, लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप, RS विक्टर एंटीजन, वाटसन और क्रिक ने DNA डबल हेलिक्स मॉडल, पॉल मूलर ने DDT, बेटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन, कैलमेट और यू वैन ने BCG, हैनीमैन ने होम्योपैथी, J.E. सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, एडवर्ड जेनर ने चेचक, चार्ल्स लोरेन ने मलेरिया परजीवी, डॉक्टर विलियम कोलोफ ने डायलिसिस, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने भारत में जेनेटिक कोड के जन्मदाता, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण, एडवर्ड जेनर टीका इम्यूनिटी के जनक, अल्बर्ट सबिन ने पोलियो ड्रॉप, वेटेन जैन ने एक्सरे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका
हॉफ मिस्टर बिरचाऊ, कोशिका विभाजन, नॉर्मन ई बोरलोन, हरित क्रांति, डॉक्टर अल्बर्ट जामिन, पोलियो ड्रॉप, एथोविन ने ईसीजी। अब कुछ गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक डार्विन द्वारा लिखी गई। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया। डेनिसोवन कभी कभी समाचार पत्रों में दिखाई देने वाले शब्द का अर्थ होता है एक आदिवासी जाति स्पीसीज। गोल्डन महासीस स्वच्छ जल में रहने वाले पक्षी जिसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। जीवाणु और कवक को कृत्रिम रूप से संवर्धन किया जा सकता है। जीन के अंतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। आनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जन्म जोहान ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। गुणसूत्र का वंशागत का सिद्धांत वाल्टर शूटर और थियोडोर बोबेरी ने दिया। प्लामान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था। डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में DNA प्रोटीन का संश्लेषण किया था। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित और स्थिर रहती है। पोलियो की वैक्सीन की खोज जोनास साल्क ने 1952 में की थी। आनुवांशिक रोगों के पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक को जेनिको प्रौद्योगिकी कहते हैं। आर्थर कोरबर्ग ने सर्वप्रथम DNA को अंतःपात में बनाया। DNA फिंगरप्रिंट के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध सर्वप्रथम 1883 में सॉल्व किया गया। विश्व का पहला हृदय प्रतिरोधक दक्षिण अफ्रीका देश में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड ने किया। जॉर्विक 7 एक कृत्रिम हृदय जिसका आविष्कार रॉबर्ट जॉर्विक ने किया था। अमेरिका जीन वैज्ञानिक फ्रांसिस कॉलिंस ने मानव जीनोम मानचित्रण की खोज की थी। अपवर्तन चक्र की सर्वप्रथम व्याख्या विलियम मॉरिस डेविस ने की थी। वह ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है वह अर्थगत स्मृति कहलाता है। प्लेटो ने सच्चा न्यायोचित विश्वास को ज्ञान कहा है। प्रश्नोत्तर अभी पढ़ें या फिर आप खुद पढ़ लोगे। आनुवंशिक के पिता के रूप में किससे माना जाता है तो ये है मेंडल। एक काम करते हैं इनको अपन एक अलग से ही वीडियो बना के डाल देंगे। सारे किताब के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको। ठीक है तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री